जय हिंद दोस्तों दुनिया के अंदर कोरोना नहीं, तालिबान नाम का भी एक वायरस है जो लगातार फैलता जा रहा है। और जिस तरीके से तालिबान नाम का वायरस फैल रहा है, आने वाले समय के अंदर भारत से लेकर इस पूरे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की टेंशन्स बढ़ने वाली है। और इसी टेंशन्स की वजह से एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो मेरे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी के हीरो हैं, वो एकदम से ईरान और रशिया की यात्रा करते हैं और अमेरिका के भागने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहां पर इंडिया की रोल को तलाश रहे हैं, इंडिया की सिक्योरिटी को एश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहीं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या इंडिया और रशिया तालिबान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। एक एनालिसिस है, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो कयास हमेशा लगाए जाने चाहिए और इतिहास के अंदर बहुत सारी चीज़ों की गुत्थियां लिखी हुई होती हैं, उनको समझना चाहिए। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक रामबाण सीरीज चालू करी है, जीरो टू हीरो सीरीज। और इस जीरो टू हीरो सीरीज में हम लोग आपको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इतना समझ लीजिए, बिना एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के आईएएस पीसीएस आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनके बारे में पीटीवी पास कर पाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी कोचिंगों को आप उठाकर देख लीजिए, या तो वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते और सीधा हायर लेवल पढ़ाते हैं, या फिर वो सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर ही इतना उलझ के रह जाते हैं कि हायर लेवल वो पढ़ा ही नहीं पाते, और या फिर उनके पास लेवल भी नहीं है जो पटवार से लेकर आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं। ये डेडिकेटेड अगर हम आईएएस पीसीएस के लिए हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी को इस आईएएस पीसीएस लेवल तक पढ़ाना है, हाईएस्ट लेवल तक आपको लेकर जाना है, एनसीईआरटी से बेस से शुरू करके। तो एनसीईआरटी के जीरो लेवल से आपका शुरू किया जाएगा, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फायदा यह होगा ताकि आपकी पीटी की 100% प्रिपरेशन हो जाए और मेंस जो लगभग 40% के करीब एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है, उसका भी बेस प्रिपेयर हो जाए। फिर हमारे हायर लेवल सीरीज में आ जाना, कोई बात नहीं। फीस इसकी हमने बहुत कम रखी है, 500 रुपीज पर मंथ, अपने आप में बहुत कम फीस है दोस्तों। और ये इस तरीके से है कि आपकी पॉकेट के ऊपर भी दबाव नहीं पड़ेगा और आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, तैयारी कंटिन्यू होती रहेगी। तो दोस्तों, असलियत में ये, अब सवाल यहां समझिए कि ये वाला जो पार्ट, अब रही बात आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो इन दो नंबरों के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप कर दें, हम मिस कॉल भी मारेंगे तब भी हम हमसे बात कर लेंगे, टेंशन मत लेना दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं कि इंडिया रशिया मिलकर तालिबान पर क्या हमला करने जा रही हैं। तो इन्हें दो चीजों के आधार पर समझना चाहिए, या यूं कहें कि तीन तरीके से समझना चाहिए। मैं भावा में बात नहीं करूंगा, एक बहुत ही लॉजिकल वे में बात करूंगा कि असलियत में सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहला हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि क्या इंडिया ने कभी तालिबान से लड़ाई में हिस्सा लिया है और क्या रशिया ने कभी तालिबान से लड़ाई में हिस्सा लिया है। पहली सिचुएशन तो यह है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों यहां पर यह है कि सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थितियां इस तरीके से हैं कि इंडिया और रशिया के ऊपर दबाव पड़ गया है कि लड़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। यह दूसरी सिचुएशन है कि क्या ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि लड़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या कह रहे हैं कि क्या इंडिया और रशिया की बातचीत में या किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो आओ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो समझिए मामला क्या है। मामला यहां शुरुआत से अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उठाकर देखें तो नो डाउट अफगानिस्तान इन दुनिया में एक ऐसी लोकेशन पर यहां पर मौजूद है जहां पर दुनिया की कई सभ्यताएं या कई सिस्टम्स आकर मिलते हैं। अफगानिस्तान एक चौक पॉइंट है
या एक यूं कहें कि कन्वर्जेंस पॉइंट है, जहां पर ईरान जैसी बड़ी जो सिविलाइजेशन पर्शिया एम्पायर रहा वो भी अफगानिस्तान में अपना डोमिनेंस रखता है। यहां इस सेंट्रल एशिया तक जो रशिया पिछले लगभग 100 साल से है, 200 साल से है, वो भी यहां अपनी डोमिनेंस रखने बढ़ाने की कोशिश करता है। जो अब नया नया चाइना है वो भी इस बैटल ग्राउंड में कूद रहा है। और इसके बाद यहां इंडिया का भी हमेशा अफगानिस्तान पर एक जबरदस्त इंफ्लुएंस रहा है। तो यानी अफगानिस्तान 3-4 पावर्स के एक सेंटर पॉइंट पर है जहां हर कोई अपनी अपनी गेम खेलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान में हर ग्रुप का कोई ना कोई सपोर्टर मौजूद है और इतने सारे ग्रुप्स अल्टीमेट लेवल पर मौजूद हैं कि बहुत जबरदस्त लेवल पर वो एक दूसरे से लगातार लड़ाई करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं। अब सवाल यही है और सिचुएशन जिसे हम समझ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, तो असलियत में यहां ये सारी पावर्स साइड में थी। इनमें से किसी भी पावर की कोई औकात नहीं थी, या फिर वो हमेशा वो यहां से दूर हटी हुई थी। कब तक? जब तक यहां अमेरिका बैठा हुआ था और जब तक अमेरिका और नाटो फोर्सेस थी तब तक इन्होंने तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखा, हमेशा कंट्रोल किए रखा। तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इसने हमेशा दबाव बनाए रखा और तालिबान को अपना एरिया एक्सपेंड नहीं करने दिया। और ना तो ईरान को, ना ही रशिया को, ना ही चाइना को, ना ही पाकिस्तान को और ना ही इंडिया को इस एरिया में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने का मौका दिया। लेकिन अब समस्या क्या है, या अब सिचुएशंस कैसे बदल गई हैं? सिचुएशंस इसलिए बदल गई हैं कि वो जो अमेरिका यहां पर मौजूद था और वो जो नाटो यहां पर मौजूद थे, एक तो होता है चले गए, एक होता है भाग गए। यहां ये लोग भाग गए हैं। 20 साल तक लड़कर $2 ट्रिलियन खर्च करके, यानी पूरा हिंदुस्तान मिलकर जितना पैसा कमाएगा 1 साल में, उतना पैसा वो लड़ाई में खर्च करके यहां से भाग गए। लिटरली क्यों भाग गए? क्योंकि जिस तरीके से बड़गाम एयरबेस खाली करके गए और बिना किसी कमांडर को सूचना दिए गए, जिसे कहते हैं ना आखिरी जहाज है भाई बैठ जाओ, और सब जो सामान छोड़ सकते थे छोड़े और भाग गए। एक होता सम्मानजनक तरीके से जाना कि ठीक है भाई जा रहे हैं तू संभाल, भाग गए। जिस तरीके से अमेरिका भागा और जिस तरीके से तालिबान गिद्धों की तरह अफगान सरकार के एक से एक जिले को जीतता जा रहा है और 1/3 अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, दुनिया के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इस सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसे वखान कॉरिडोर कहा गया है, इस वखान कॉरिडोर के अंदर जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया, इसने रशिया, इसने चाइना और इसने इंडिया तीनों की टेंशन्स बढ़ा दी हैं। ईरान तो तालिबान से वैसे भी टेंशन में है ही है, क्योंकि इसका जाहिदान वाले पूरे इलाके में आज भी 30 लाख रिफ्यूजी हैं। आज भी 30 लाख रिफ्यूजी अफगानिस्तान में हजारा मुस्लिम्स की फॉर्म में रह रहे हैं, और अगर दोबारा सिविल वॉर छिड़ा तो ईरान में और ज्यादा आएंगे। अब आप सोचकर देखिए, यहां इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर कब्जा हो चुका है, तालिबान कर चुका है। लेकिन हम हिस्ट्री को पढ़ रहे थे कि पहले भी क्या ऐसा हुआ है, तो हां हुआ है। असलियत में पहले प्लान यह किया गया था जिसका हिस्सा इंडिया भी था, और यही कारण है कि आज भी ताजिकिस्तान में इंडिया का एक एयर बेस है, और ताजिकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आज भी इतने अच्छे हैं कि 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए, उसकी जो मिलिट्री एकेडमी है, उसके अंदर ताजिकिस्तान के ऑफिसर्स जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे और इंडियन लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई। अब यार ठीक है यार, लड़के हैं, लड़ पड़े होंगे किसी ना किसी मामले में, तो लड़ाई हो गई और वो खबर बनी थी बाकायदा कि, और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर पता लगा होगा
मतलब सबको तो पता ही नहीं होगा ना कि ताजिकिस्तान की मिलिट्री को भी इंडिया में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वहां के लड़कों को भी ट्रेनिंग मिलती है। ये गजब सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन में और इंडिया का एक एयरबेस है ताजिकिस्तान में, ये लॉजिक समझकर देखिए, ताजिकिस्तान में इंडिया के एयरबेस के होने का मतलब क्या है? भाई वो चाइना से थोड़ा ना टकराएगा, चाइना से अगर टकराना है तो तुम्हारे पास वैसे ही बहुत जगह है, वहां से क्या कर लोगे? और ताजिकिस्तान चाइना पे हमला करने के लिए तुम्हें बुलाएगा क्यों? इस एयरबेस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझिए, और ये एयरबेस आज से नहीं है, कोल्ड वॉर पीरियड से ही है, मतलब कोल्ड वॉर के बाद वाले पीरियड से है। क्यों है? क्योंकि असलियत में इस वखान कॉरिडोर से इंडिया का 147 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और वहां से अगर इस इलाके पे तालिबान आता है तो उसका सीधा असर इंडिया वाले कश्मीर पर पड़ेगा। इसलिए इंडिया ने यहां अपना एयरबेस बनाया और इंडिया रशिया ने एक नया वारलॉर्ड्स का एक ग्रुप खड़ा किया। यह बात बता रहा हूं, देखो 1989 के अंदर जो है रशिया या यूएसएसआर यहां से निकल गया और 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, तालिबान को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का था और कुछ हद तक सपोर्ट चाइना का भी था। लेकिन रशिया कभी नहीं चाहता था कि यह तालिबान आगे बढ़े, और यही एक रीजन था कि यहां अगर आप देखते हैं तो यहां पर तालिबान से लड़ने के लिए रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, यहां तक कि टर्की, क्योंकि टर्की तो तुर्कों के साथ है ना। आज वाले एर्दोगान को मत देखो, ये तो गधा आदमी है, ये तो पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रहा है। उस टाइम पर टर्की को देखोगे तो टर्की की एथनिसिटी क्या है? टर्क। अजरबैजान की एथनिसिटी क्या है? टर्क। यहां क्या आ रहा है? टर्क। यहां तुर्किस्तान में क्या आ रहा है? तुर्क। यहां उज्बेकिस्तान में उज्बेक, किर्गिज, कजाक, ये सारे तुर्क हैं ब्रॉडली। तो ताजिक तुर्की का इस सेंट्रल एशिया से कहीं ज्यादा रिलेशन था कंपैरेटिवली पाकिस्तान के, वो इनके करीब था। और यही रीजन है कि जब एक अलायंस बना तो उसको नाम दिया गया नॉर्दर्न अलायंस, और वो नॉर्दर्न अलायंस जो था उसकी खास बात यह थी कि वो अफगानिस्तान के इन इलाकों में एक्टिव था। और मजे की बात, ईरान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और सबसे मेन बात इंडिया, ये सारे अलायंस इस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे। और आज कल तो ये भी रिपोर्ट, आजकल क्या कई सालों से ये रिपोर्ट आ रही हैं कि इंडिया और इंडिया की आर्मी और इंडिया का जो बेस था, सपोर्ट बेस, मिलिट्री सपोर्ट बेसिस वहां मौजूद थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इस चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने तालिबान के खिलाफ कभी कोई कैंपेन किया, लेकिन इंडिया वहां थी और इंडिया की आर्मी वहां थी, और कम से कम इन नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस को गोला बारूद और दूसरी सप्लाईज इंडिया वहां पर पहुंचा रहा था। तो सोचकर देखिए, इंडिया पहले भी तो वहां था। हिस्टोरिकली इंडिया वहां पर पहले से मौजूद था। ताजिकिस्तान के इस इलाके के अंदर एयरबेस होने का मतलब यह है कि इस इलाके पे एयरबेस से सीधे सीधे तौर पर यहां जो इस इलाके में, इस एरिया में नॉर्दर्न अलायंस था, उस नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया और रशिया खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। जब रशिया ने, इंडिया का जो प्लेन हाईजैक हुआ था, सोचकर देखिए, उसे काबुल में नहीं रखा था, काबुल में नहीं लेके गए। और क्योंकि काबुल में लेके जाते तो पॉसिबली नॉर्दर्न अलायंस वाले वहां हमला करते और उस प्लेन को छुड़वाने की कुव्वत रखते, और इंडिया का एयरबेस भी था। कहां लेकर गए? कांधार, पाकिस्तान की गोद में। कांधार लेकर गए, पाकिस्तान की गोद में लेकर गए। तो अंदाजा लगाकर देखिए क्या जबरदस्त। और उस टाइम पर वो नॉर्दर्न अलायंस, और मजे की बात, इंडिया के आज भी
नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स से रिलेशंस हैं, वो लोग इंडिया आते हैं घूमने इंडिया के साथ, और यही तो कारण है तालिबान चिढ़ता है इंडिया से। क्यों चिढ़ता है? इंडिया तालिबान को काउंटर करने वाले ग्रुप का साथ देता है। इंडिया की मजबूरी है, वो नॉर्दर्न अलायंस आतंकवाद नहीं फैलाते, वो इस इलाके में शांति रखना चाहते हैं, शांति बहाल किए रखना चाहते हैं। तालिबान आतंकवादियों का ग्रुप है, तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। यस, और यही नॉर्दर्न अलायंस जब 9/11 अटैक हुआ, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका यहां हमला करने की तैयारी करने लगा, तो उसका सीधा सीधा असर था दोस्तों, यही नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका ने केवल 12 बंदे भेजे थे इस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ 12 स्ट्रॉन्ग। मूवी है, ब्रिटिश अमेरिकन मूवी देखिएगा, 12 स्ट्रॉन्ग्स, केवल 12 सिपाही भेजे। बाद में वो 12 कब 1000 और कब 1 लाख हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन और यही रीजन है आज के दिन जो अफगान गवर्नमेंट बनी हुई है, उस अफगान गवर्नमेंट पे इस नॉर्दर्न अलायंस का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। अब सवाल यही है कि नॉर्दर्न अलायंस वहां था, नॉर्दर्न अलायंस ने काबुल की रक्षा करी, वहां पर गवर्नमेंट बनाई, अमेरिका की सपोर्ट करी, इंडिया का सपोर्ट ले रखा है, रशिया का सपोर्ट ले रखा है, ईरान का भी काफी अच्छा खासा उनको सपोर्ट रहा, और इस नॉर्थ वाले इलाके को शांत रखने में नॉर्दर्न अलायंस ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। यस, अब इसका अगला स्टेप क्या है वो समझिए। अब मुसीबत यह है कि यहां से अमेरिका जाने की वजह से इस नॉर्दर्न अलायंस का जो इन्फ्लुएंस है या जो मिलिट्री पर पकड़ है, वो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि अफगान आर्मी है या उनके खुद के लड़ाके हैं। यस, या तो अफगान आर्मी, अब सिर्फ अफगान आर्मी रह गई, उनके लड़ाके जो हैं वो थोड़े से ढीले पड़ गए और उन्हें हथियार वगैरह भी नहीं है। अब यहीं से नया चैप्टर इस सारे सिस्टम में शुरू होता है कि क्या इंडिया इस इलाके पर, जहां पर इस टाइम पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, इस इलाके को छुड़ाने के लिए या वखान कॉरिडोर से तालिबान को भगाने के लिए, क्या दोबारा से नॉर्दर्न अलायंस को रिक्रिएट करेगा? अब इंडिया तो करेगा नहीं, सबसे बड़ी चिंता रशिया की है, तो रशिया इस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए आएगा, वो 100% आएगा। वो तो ताजिकिस्तान बॉर्डर पे अपने 20,000 सैनिक भेज चुका है। 20,000 सैनिक भेजने का मतलब क्या है? हां, कुछ ना कुछ तो मामला चल रहा है कि रशिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कहीं ना कहीं सिग्नल दे चुका है कि बेटा तालिबान को छोड़ने वाले नहीं है उसकी ऐसी तैसी। ईरान कहीं ना कहीं सिग्नल दे चुका है कि तालिबान को छोड़ने वाले नहीं है उसकी ऐसी की तैसी। और तीसरी तरफ इंडिया, जो इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस हैं, रशिया आर्मी भेज चुका है ताजिकिस्तान में, भले ही ताजिकिस्तान के बॉर्डर को सपोर्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं इतना शांति से तो बैठने वाले हैं नहीं ना, झेलने वाले थोड़ा ना इन चीजों को। और वखान कॉरिडोर जैसा सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन को तालिबान के हाथों में कैसे छोड़ा जा सकता है यार? और क्या इंडिया उसी नॉर्दर्न अलायंस की पहले वाली सपोर्ट को दोबारा दोहराएगा? इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा दोहराया तो इसका मतलब यह है कि इंडिया 1996 से तो बहुत ताकतवर है और ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान में स्ट्रांग हो और इस इलाके में फिर दोबारा से टेंशन्स क्रिएट हो। तो क्या इस पूरे अटैक में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा? आंसर है कि भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, कम से कम फाइनेंशियल या दूसरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेकर बाकी सारी मदद इंडिया करेगा। यानी डायरेक्ट अपनी आर्मी उतारे ना उतारे वो तो बाद की बात है, क्योंकि रशिया आर्मी उतारता हुआ नजर आ रहा है। और अगर रशिया पिछली बार हारता नहीं, ये समझ लीजिए रशिया हारने वाला नहीं था, वो तो रशिया की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई थी, अंदर से खोखला हो गया था, इसलिए बाहर निकल लिया। और इंडिया की स्ट्रेटेजी
क्योंकि मुझे अजीत डोवल का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से आता है कि भाई देखो सीधी सी बात है, एक होता है डिफेंसिव ऑफेंस और एक होता है ऑफेंसिव डिफेंस। डिफेंसिव ऑफेंस जो बीजेपी सरकार के आने से पहले इंडिया फॉलो करता था कि वो 100 पत्थर फेंक रहे हैं, अब उन पत्थरों को रोक रहे हैं, अगर एक आधा भी लग गया तो वो कामयाब है। अब की बार ऐसा है कि वो जो 100 पत्थर फेंक रहे हैं उनके घर में घुसो और उस पत्थर फेंकने वाले को इतना मारो, इतना खतरनाक तरीके से मारो कि वो पत्थर फेंकने लायक ही ना बचे। तो सवाल यही है कि लड़ाई मेरे घर में, मेरे आंगन में आकर लड़ी जाए, मेरे आंगन में खून खराबा हो, इससे अच्छा वो लड़ाई उसी आंगन में निपटा दो जहां से वो कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। यानी तालिबान को तालिबान के घर में घेर के मारो। अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक गोल्डन चांस है। ईरान, जिससे अमेरिका या ट्रंप की वजह से जो रिलेशंस खराब हो गए थे, उन्हें रिवाइव करने का एक गोल्डन चांस है। और यही एक कारण है हमारे जो एस जयशंकर सर हैं वो तेहरान गए, वहां मिले, वहां के शायद वो उनके राष्ट्रपति से भी मिले, कुछ देर रुके और उसके बाद वो मॉस्को गए हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अब वो पका हुआ कब दिखाई देगा वो तो भाई वक्त बताएगा। जैसे जैसे इंफॉर्मेशंस आती जाएंगी हम आपसे इस मामले में डिस्कशन करते जाएंगे। लेकिन मामला इस तरीके से है, रशिया लगभग पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है कि बेटा अब मेरी अपॉर्चुनिटी है अंदर घुसने की, अब बताऊंगा। बाकी समय बताएगा आगे आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, और जैसे जैसे होगा उनके ऊपर डिस्कशंस होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।